ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे हीट ऑफ कंबस्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम किसका कंबस्शन कर रहे हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंबस्शन करते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसका क्वेश्चन आपके लिए ऑर्गेनिक में भी आ सकता है और फिजिकल में भी। कई बार जब हम लोग मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें ये हीट ऑफ कंबस्शन की बैलेंस्ड जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका यूज लेना पड़ता है। तो पहले अपन वही रिएक्शन के बारे में समझते हैं। तो लेट अस से कि हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है जो कि CXHY से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां X नंबर ऑफ कार्बन एटम को और Y नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करें और उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, मतलब हम कंबस्शन कर रहे हैं उसका सिंपली, तो हमें पता है कि वहां पर CO2 बनती है और साथ साथ में वहां पर H2O भी बनती है। एंड वी नो, ये हम 9th 10th में भी पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन का जो कंबस्टन रिएक्शन होता है उसमें कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज हैविंग द डेल्टा H नेगेटिव एंड इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। किसी भी रिएक्शन में जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंड जो कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन होती है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट है। अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन हमसे मोल कंसेप्ट वगैरह में भी इस्तेमाल आता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है इसका बैलेंसिंग। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में जस्ट एक रिएक्शन है, LHS RHS हमने बता दिया। हमने देखा कि LHS में हमारे पास कार्बन X है, RHS में कार्बन एक ही जगह बन रहा है, तो हम सिंपल यहाँ पे X से मल्टीप्लाई कर देते हैं या स्टोइकियोमेट्री X डाल देते हैं, कार्बन बैलेंस हो गया। आप हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में Y है, राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप एक काम करिए, इसको Y/2 से मल्टीप्लाई करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन का नंबर काउंट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ले दे के आपके पास Y हाइड्रोजन एटम ही बचेंगे ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने कार्बन की बैलेंसिंग कर ली, आपने हाइड्रोजन की भी बैलेंसिंग कर ली। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हमें कैसे करनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड साइड में देखिएगा, जो टोटल ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड में, ऑक्सीजन एटम है राइट हैंड साइड में, वो कितने हैं? देखिए CO2 में कितने ऑक्सीजन है? 2 तो यहां लिखा है और यहां पर X स्टोइकियोमेट्री है, तो 2 टाइम्स X। तो CO2 से कितने ऑक्सीजन मिल रहे हैं आपको? ट्वाइस ऑफ X। प्लस वाटर से कितने ऑक्सीजन मिल रहे हैं? देखिए ऑक्सीजन के लिए जो स्टोइकियोमेट्री लगेगी वो Y/2 लगेगी, तो राइट हैंड साइड में 2X प्लस Y/2, ये टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या लिखना पड़ेगा टू बैलेंस आउट द ऑक्सीजन। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप एक काम करिए, इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही स्टोइकियोमेट्री होगी इसकी। तो यहां पर आप लिखोगे X प्लस Y/4। अब आप देख लीजिए, अगर आप X प्लस Y/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2 टाइम्स X प्लस Y/4, जो कि अगर आप करोगे तो आपको पता है 2X प्लस Y/2 ही बनने वाला है। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड में आपके पास में 2X प्लस Y/2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स हैं, तो रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। तो आप सिंपल समझिए, इस तरीके से लिखा हुआ है। कई लोग इसको याद करने बैठ जाते हैं, आपको याद करने की बिल्कुल इसको जरूरत नहीं है। आप इसको इस तरीके से समझिए और बाद में आप एग्जाम में अपने आप बैलेंसिंग कर लेंगे। लेट अस मूव अहेड विद द टॉपिक इटसेल्फ। हम ये बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और क्या क्या अलग अलग केसेस बनते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग हीट ऑफ कंबस्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। तो केस 1 में वो ले सकता है आपके लिए कुछ कंपाउंड्स जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट, दैट इज योर फर्स्ट केस। तो लेट अस टेक 2 कंपाउंड्स। लेट अस से कि आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन है और आपके पास एक साइक्लोप्रोपेन है और पूछा गया किसका हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा होगा। तो आप इसको सिंपल समझिए, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसमें ज्यादा कंबस्शन होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि हीट ऑफ कंबस्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स। तो ये तो हो गया आपका केस फर्स्ट, जहां पे आपके कार्बन का एटम ही डिफरेंट है, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही डिफरेंट है। लेट अस टेक द अनदर केस। केस 2 के बारे में बात करते हैं। लेट अस से कि आपके पास एक ऐसा केस है वेयर यू हैव टेकन आइसोमर्स with
सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसमें दो केसेस बन सकते हैं। देखिए, एक तो हो सकता है साइक्लिक वाला, जिसमें आपको वो 5 मेंबर की रिंग दे दे और एक आपको 4 मेंबर की रिंग दे दे अलॉन्ग विद अ मिथाइल ग्रुप। तो आप यहां पर ध्यान में रखिए, जिसमें स्टेबिलिटी कम होगी उसमें हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहां पे 4 मेंबर रिंग है और इसके अंदर 5 मेंबर रिंग है। तो 4 मेंबर रिंग में और 5 मेंबर रिंग के अंदर 4 मेंबर रिंग ज्यादा अनस्टेबल होती है। अब मैंने आपको ये चीज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी बताई है कि जिस चीज का स्टेबिलिटी कम है वो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में ज्यादा ऊपर होगी। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, अल्टीमेटली अगर हम इन दोनों का कंबशन करते भी हैं, अगर अल्टीमेटली हम इन दोनों का कंबशन करते भी हैं, तो हमें ये क्या देने वाला है? हमें ये दोनों ही CO2 और H2O देंगे। पर वेरी क्या करेगा? वेरी करेगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग रिलीज्ड एंड दैट इज गोइंग टू डिपेंड कंप्लीटली अपॉन इट्स स्टेबिलिटी। तो हमें पता है कि ये वाला जो रिंग होता है ये लेस स्टेबल होता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में ऊपर होगा, ज्यादा ऊपर होगा। जब आप इसका कंबस्टन करोगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने वाली है वो भी इसके लिए ज्यादा होगी। तो आप सिंपल समझिए कि यहां पर आप कह सकते हैं कि हीट ऑफ कंबस्टन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। मतलब क्योंकि आपके पास में 4 मेंबर रिंग के लिए स्टेबिलिटी कम है तो हीट ऑफ कंबस्टन की वैल्यू ज्यादा आएगी। ये आपका केस 2 बन गया। हम बात कर लेते हैं केस 3 के बारे में। तो कई बार वो आपसे पूछता है हीट ऑफ कंबस्टन, हीट ऑफ कंबस्टन पर CH2 यूनिट, कि अगर मैं दो स्ट्रक्चर ले लूं और उसके अंदर मैं पर CH2 यूनिट आइडेंटिफाई करना चाहूं, तो लेट अस से आपके पास एक 6 मेंबर रिंग है और एक 3 मेंबर रिंग है अगेन। तो यहां पर बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जो हीट ऑफ कंबस्टन पर CH2 यूनिट होती है वो साइक्लोप्रोपेन के लिए ज्यादा होगी। ध्यान से समझिएगा, केस 1 में आपको हीट ऑफ कंबस्टन पर CH2 यूनिट नहीं बोली गई है, आपको दोनों कंपाउंड के अंदर हीट ऑफ कंबस्टन ही निकालने को बोला गया था। तो आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट करके ये देख लिया कि जिसमें कार्बन एटम ज्यादा उसमें हीट ऑफ कंबस्टन ज्यादा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपको हीट ऑफ कंबस्टन पर CH2 यूनिट निकालनी है इन दोनों केसेस में, तो जिसके लिए स्टेबिलिटी की वैल्यू कम होगी उसके लिए हीट ऑफ कंबस्टन ज्यादा आएगा। तो आप ये चीज यहां पर भी लिख सकते हैं कि जो हीट ऑफ कंबस्टन पर CH2 यूनिट होती है उसके अंदर हम सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जितनी कम उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा उसमें हीट ऑफ कंबस्टन पर CH2 यूनिट। तो उस हिसाब से साइक्लोप्रोपेन की हीट ऑफ कंबस्टन पर CH2 यूनिट ज्यादा आएगी और साइक्लोहेक्सेन की हीट ऑफ कंबस्टन पर CH2 यूनिट कम आती है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करिए और जो कंटेंट है उस पर प्लीज आप कमेंट जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। दैट इज हाउ द चैनल इज गोइंग टू ग्रो। थैंक यू, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।